सब्सक्राइब कीजिए मित्तल्स एजुकेशन पॉइंट, एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम साहिल मित्तल एंड वेलकम टू आवर चैनल मित्तल्स एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे पार्किंसन डिजीज़ के बारे में और ये हमारे न्यूरोलॉजी सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो पार्किंसन डिजीज़ है ये हमारी एक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो हमारी मूवमेंट होती है मेनली वो इफेक्ट होती है। इसका जो स्टार्टिंग साइन होता है वो ट्रिमर्स हमारे लिम्स के अंदर अपर लिम में लोअर लिम में है, मतलब हैंड्स या लेग के अंदर ट्रिमर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। और दूसरा क्या होता है, जो हम मूवमेंट करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है, हमारी मसल्स में स्टिफनेस आने लग जाती है, हमारी मसल रिजिड हो जाती है जिसके कारण उनके अंदर पेन होता है और उनके अंदर क्या होता है, जो हमारी रेंज ऑफ मोशन है, रेंज ऑफ मोशन भी डिक्रीज हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी स्टेजेस, जैसे कि अर्ली स्टेजेस के अंदर क्या होता है। अर्ली स्टेजेस के अंदर ये हमारे जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस ठीक नहीं हो, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन स्टार्टिंग में तो बहुत कम आते हैं और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जैसे जैसे इसकी स्टेज इंक्रीज होती रहती है वैसे वैसे हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस गायब होने लगते हैं। हम फेशियल एक्सप्रेशंस ठीक से नहीं कर पाते। हम चलते हैं तो चलते वक्त हमारे हाथ नॉर्मली क्या होता है कि चलते वक्त हमारे हाथ साथ में स्विंग करते हैं, पर इसके अंदर क्या होता है कि हम अगर चल रहे हैं तो हमारे हाथ स्विंग नहीं करेंगे साथ में, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलते वक्त हमारा एक तो हम नॉर्मल स्पीच बोलते हैं, बट जिस पेशेंट के पार्किंसंस डिजीज मिलेगी उसकी जो स्पीच होएगी, मतलब उसका बोलने का तरीका होगा वो सॉफ्ट होएगा। और दूसरा क्या होगा, वो ठीक से बोल नहीं पाएगा, वो अटक अटक के बोलेगा, बीच में उसको हेजिटेशन होएगी बोलने के अंदर। देन आता है जो ये डिजीज़ होती है, जैसे कि मैं बता चुका, ये डिजीज़ टाइम के साथ और प्रोग्रेस करती रहती है, ठीक है, टाइम के साथ ये बढ़ती रहती है। जैसे हमारी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं जैसे सेरेब्रल पाल्सी या टैक्सिया, इसके बारे में हम फर्दर और वीडियोस बनाएंगे, आप उसके अंदर इन्हें देख सकते हैं। देन हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स मतलब इसके जो सिम्टम्स आते हैं पेशेंट के अंदर, उन सिम्टम्स की। इसके अंदर ये जो सिम्टम्स होते हैं ये अलग अलग पेशेंट्स के अंदर अलग अलग वेरी करते हैं और ये साथ साथ में क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं कि उनकी स्टेज क्या है, मतलब उनका जो पार्किंसन डिजीज़ है वो किस लेवल पर है। और ये क्या होता है, ये हमारे एक सिंगल साइड को भी इफेक्ट कर सकता है और ये हमारी होल बॉडी मतलब दोनों साइड को भी इफेक्ट कर सकता है। तो इसके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं उसका सबसे पहला सिम्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रिमर्स। इसका जो पहला सिम्टम है वो ट्रिमर्स है। तो ट्रिमर्स का मतलब क्या होता है, ट्रिमर्स के अंदर हमारे जो लिम्स है, अपर लिम या लोअर लिम, उनके अंदर काफ़ी सारे ट्रिमर्स आने लगते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है और मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाती। तो इसका स्टार्टिंग सिम्टम होता है। देन आता है स्पीच चेंजेस। जैसे कि हमने आपको बताया है कि जो पेशेंट है जिसको पार्किंसंस डिजीज़ होगी उसको स्पीच चेंजेस होंगे, मतलब वो एक तो नॉर्मल बोल रहे हैं, नॉर्मल बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती, पर कोई पेशेंट है जिसको पार्किंसंस डिजीज़ है वो अगर बोलेगा तो उसको स्टार्टिंग में बोलने से पहले हेजिटेशन होगी बोलने में, और जब वो बोलना स्टार्ट करेगा तो बीच में काफ़ी ज़्यादा अटकेगा, वो उसको एक टाइम पे ऐसा रहता है कि उस पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि वो बोल क्या रहा है, वो बोलना कुछ और चाहता है और वो बोलता कुछ और है। मतलब ये जब पार्किंसंस डिजीज़ की एंडिंग स्टेज पहुंचती है तो उसके अंदर पेशेंट बिल्कुल मतलब बोल ही नहीं पाता अच्छे से, कुछ भी बोल देता है वो। देन आता है हमारा इसके अंदर इम्पेयर्ड पोस्चर या बैलेंस कह सकते हैं हम। जो भी जिस पेशेंट को पार्किंसंस डिजीज़ है उसका पोस्चर मेंटेन नहीं रह पाएगा, उसका पोस्चर खराब होगा, मतलब एबनॉर्मल पोस्चर जिसे कहते हैं हम, एबनॉर्मल पोस्चर होगा उस पेशेंट का, और बैलेंस भी ठीक से मेंटेन नहीं हो पाएगा, वो अपने बैलेंस को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर पाएगा। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि पेशेंट को जो नॉर्मल डेली लाइफ एक्टिविटी होती है, डेली लाइफ एक्टिविटी करने में भी प्रॉब्लम आएगी, मतलब चेयर से उठना या फिर कुछ भी चलना फिरना वो सब पेशेंट नहीं कर पाएगा, ठीक। देन आता है हमारा रिजिड मसल। इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी हमारी मसल्स होती है बॉडी की वो रिजिड हो जाती है। अब रिजिड होने के कारण क्या होता है, रिजिड होने के कारण क्या होगा कि हमारे रेंज ऑफ मोशन में कमी आ जाएगी, हमें पेन होएगा उस जगह पर, तो रिजिड मसल भी हो सकती है इसके अंदर। देन आता है हमारा स्लोड मूवमेंट। हमारी जो बॉडी की मूवमेंट होती है, हमारी बॉडी की मूवमेंट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है और एक टाइम पे हम क्या मूवमेंट कर ही नहीं पाते इसके अंदर। देन आता है फेशियल एक्सप्रेशंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फेशियल एक्सप्रेशंस एक हमारे नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशंस है, मतलब हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन से किसी को भी समझा सकते हैं कि भाई हम चाहते क्या है। पर पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर जो पेशेंट होता है स्टार्टिंग में तो वो बहुत कम फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाएगा, पर कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस पूरी तरह गायब हो जाएंगे, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन से वो शो नहीं कर पाएगा कुछ भी। देन इसके हमारे और अदर सिम्टम्स में, जैसे कि इनके अलावा कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि क्या हो गया, मूड चेंजेस। जो जिस पेशेंट को पार्किंसंस डिजीज़ होगी उसके टाइम पे मूड चेंजेस होते रहेंगे। देन आता है हमारे इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन किस वजह से हो सकता है, जैसा कि आपको पता है कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के बाद जब वो हमारा खाना इंटेस्टाइन में जाता है,
इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जिसके कारण जो हमारा फूड होता है वो आगे की तरफ जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर मसल रिजिड हो गई, इंटेस्टाइन की जो मसल्स है वो रिजिड हो गई, तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कर नहीं पाएगी। और अगर उस मसल मतलब इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रही है, तो वो खाना क्या होगा, आगे नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। देन स्लीप एंड स्किन प्रॉब्लम्स, इसके अंदर मेनली पेशेंट्स के अंदर स्लीपिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, क्योंकि पेशेंट में पेन हो रहा है, उसकी मसल्स रिजिड है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मूड चेंजेस हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इन सब कारणों के कारण पेशेंट को सोने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है, तो उसको स्लीप प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। और कुछ कंडीशंस के अंदर हमें स्किन प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती है। देन आता है प्रॉब्लम इन यूरिनेशन। अब जैसा कि ये भी उसी पे डिपेंड करता है कि हमारी जो मसल्स है वो रिजिड हो रही है, तो अगर हमारी यूरिनरी मसल्स रिजिड हो गई, वो ठीक से काम नहीं कर पा रही, तो हमें यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है काफ़ी ज़्यादा। देन आता है डिफिकल्टी इन च्यूइंग एंड स्लोइंग। अगर हमारी जो च्यूइंग मसल, जो फेस की मसल्स है, ठीक है, वो अगर हमारी रिजिड हो गई, वो उनके अंदर क्या होगा, स्टिफनेस आ गई, तो हमें स्वेलोइंग और च्यूइंग में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। हम जो हमारा फूड है उसको ठीक से च्यूइंग नहीं कर पाएंगे, स्वेलो नहीं कर पाएंगे उस फूड को। देन आता है हमारा इसके अंदर कॉजेज। तो कॉजेज के अंदर क्या देखने को मिलता है, हमारे जो ब्रेन होते हैं, ब्रेन के अंदर काफ़ी सारे नर्व सेल्स होते हैं। कई बार क्या होता है, वो जो नर्व सेल्स होते हैं वो टूटने लगते हैं, ब्रेक डाउन करने लग जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो पार्किंसंस डिजीज कारण हो सकती है। पर जो पार्किंसन डिजीज है, इसका जो मेन कारण है वो क्या होता है, हमारी बॉडी में दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं, एक होता है एसिटाइलकोलिन और दूसरा होता है डोपामाइन। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा डोपामाइन होता है उसका जो लेवल होता है वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू एसिटाइलकोलिन। अब जब डोपामाइन का लेवल कम हो गया, तो उसकी वजह से जो हमारी ब्रेन की नॉर्मल एक्टिविटी है वो नहीं हो पाती, ब्रेन एबनॉर्मल एक्टिविटीज करने लगता है, जिसके कारण हमें पार्किंसंस डिजीज हो सकती है। अब हम बात करते हैं कुछ एक फैक्टर्स की जो कि हमें पार्किंसंस डिजीज कर सकते हैं। पहला आता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर काफ़ी कम देखने को मिलता है कि हाँ, इससे हमें पार्किंसंस डिजीज हो सकती है, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है, अगर हमारे परिवार में हमारे पेरेंट्स को अगर पार्किंसंस डिजीज है, तो जेनेटिक फैक्टर के हिसाब से उनके जो चाइल्ड होंगे, ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उनको भी पार्किंसंस डिजीज होने के चांसेस रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इस कारण जेनेटिक फैक्टर इसके अंदर पहला फैक्टर आता है। देन आता है हमारा एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स। काफ़ी सारी एनवायरनमेंट की चीज़ें होती है जो हमें पार्किंसंस डिजीज कर सकती है, पर ये भी क्या होता है, काफ़ी कम देखने को मिलता है। ठीक है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स में क्या होगा कि जैसे कि हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इनके कारण हमें पार्किंसंस डिजीज हो सकती है, ऐसा माना गया है, पर ये काफ़ी कम देखने को मिल सकता है। देन होता है प्रेजेंस ऑफ लुई बॉडी। लुई बॉडी क्या होती है, हमारी ब्रेन के अंदर छोटे छोटे क्लस्टर्स पाए जाते हैं, जिनको हम लुई बॉडी कहते हैं। और रिसर्च से पता चला है कि जो ये लुई बॉडी होती है, ये पार्किंसंस डिजीज को करने में बहुत ही अहम रोल होता है। इसका क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है पार्किंसंस डिजीज को करने में पेशेंट के। देन आता है हमारा अल्फा साइन्यूक्लियन फाउंड इन विद इन लुई बॉडी। तो ये क्या होता है, अल्फा साइन्यूक्लियन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि लुई बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो साइंटिस्टों के हिसाब से जो ये अल्फा साइन्यूक्लियन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि हमें क्या करता है, पार्किंसंस डिजीज कर सकता है। अब हम पढ़ते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो जो रिस्क फैक्टर मतलब किन किन पेशेंट्स को ये चांस है कि पार्किंसंस डिजीज हो सकती है, मतलब कौन कौन इसके ज़्यादा रिस्क में है, किन किन को पार्किंसंस डिजीज हो सकती है। तो जो इसका पहला रिस्क फैक्टर आता है वो होता है एज। एज का मतलब क्या है कि जो किस एज में पार्किंसंस डिजीज ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो जो हमारे यंग वो होते हैं, यंग पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर पार्किंसंस डिजीज ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। ये मेनली अडल्ट या फिर जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि ये अराउंड 60 ईयर्स के अराउंड क्या होता है, ये ज़्यादा देखने को मिल सकती है पार्किंसंस डिजीज। दूसरा जो हमारा फैक्टर आता है वो होता है हेरिडिटी। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर कोई पेशेंट है, उसके रिलेटिव्स में किसी को पार्किंसन डिजीज़ है, या उसकी फैमिली में किसी को पार्किंसन डिजीज़ है, जैसे कि उसके पेरेंट्स को, ब्रदर सिस्टर, किसी को भी पार्किंसन डिजीज़ है, तो ये चांस हो सकते हैं कि उस पेशेंट को भी क्या होगा, उस पर्सन को भी पार्किंसंस डिजीज़ हो सकती है। तो हेरिडिटी भी इसके अंदर एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। देन आता है इसके अंदर सेक्स। तो जो पेशेंट होते हैं, जो पर्सनस होते हैं, उनके अंदर मेनली मैन के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है कम्पेयर टू वुमेन, मतलब मेल के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है कम्पेयर टू फीमेल। देन आता है हमारा एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया है एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स के अंदर कि काफ़ी सारे एनवायरमेंट में टॉक्सिन्स होते हैं जिनके एक्सपोजर के कारण पार्किंसंस डिजीज हो सकती है। तो जो हमारा ये एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स है, इसके अंदर हमारा हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह आ सकते हैं, इनके कारण हमें पार्किंसंस डिजीज देखने को मिल सकती है किसी भी पेशेंट के अंदर। देन आता है हमारा इसके कॉम्प्लिकेशंस, मतलब पार्किंसंस डिजीज की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है। इसके अंदर जो हमारी सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन आती है वो आती है थिंकिंग डिफिकल्टी। जिस पेशेंट को पार्किंसंस डिजीज है, उसकी जो लेट स्टेज होगी, मतलब जो
एंडिंग की या फिर हम कह सकते हैं काफ़ी बाद की जो स्टेज होगी पार्किंसंस डिजीज़ की, उसके अंदर उसको थिंकिंग डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है। मतलब वो ठीक से सोच समझ नहीं पाएगा कि वो कर क्या रहा है, उसको क्या करना है, कुछ भी वो थिंक नहीं कर पाएगा, अच्छा बुरा, उसको किसी भी प्रकार की थिंकिंग नहीं होगी, उसको थिंकिंग डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है। देन आता है डिप्रेशन एंड इमोशनल चेंजेस। जिस भी पेशेंट को पार्किंसंस डिजीज देखने को मिलता है उसके अंदर हमें डिप्रेशन या फिर इमोशनल चेंजेस ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो जो भी पेशेंट होगा उसको स्टार्टिंग में डिप्रेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसी डिजीज मतलब उसको कोई भी मतलब जो मसल है वो सब रिजिड है, पेन हो रहा है उसकी मसल्स में, और वो खुद को और लोगों से मतलब अलग देखता है खुद को। और क्या होता है, उसको खुद को एक ही अच्छा सा महसूस नहीं होता, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाता खुद की मर्जी से, मतलब वो करना कुछ चाहता है, होता कुछ है, तो वो पेशेंट क्या होता है कई बार डिप्रेशन में चला जाता है। अब उस डिप्रेशन के कारण उसको क्या हो सकता है, मतलब उस कंडीशन के कारण उसको डिप्रेशन हो सकता है, और साथ साथ में उसको काफ़ी सारे इमोशनल चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि वो एंजाइटी में चला जाएगा, फियर होगा, उसको किसी ना किसी चीज़ का डर लगा रहेगा। तो अगर हम डिप्रेशन को ठीक करते हैं, एंटी डिप्रेशन ड्रग देते हैं या डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये एक पार्किंसंस डिजीज के ट्रीटमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। देन हम बात करते हैं स्वेलोइंग प्रॉब्लम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो इसके अंदर मसल्स होती है वो रिजिड हो जाती है, तो अब हमारी अगर माउथ की मसल्स रिजिड हो गई तो उसके कारण हमें क्या होगा, हम स्वेलो नहीं कर पाएंगे, ठीक से स्वेलो नहीं कर पाएंगे तो हमें स्वेलोइंग प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। हम खाने को ठीक से चबा ही नहीं पाएंगे तो हमें स्वेलोइंग प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। देन आता है च्यूइंग एंड ईटिंग प्रॉब्लम्स। वही हम ठीक से ईटिंग नहीं कर पाएंगे, कोई भी अगर फूड है या कोई कुछ भी है तो हम उसे ठीक से ईट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारी मसल्स है वो रिजिड और स्टिफ हो चुकी है और हम उनसे क्या है उनसे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। देन आता है हमारा ब्लैडर प्रॉब्लम। ब्लैडर प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि हमारे जितने भी ब्लैडर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो इसके अंदर रिजिड हो जाते हैं या एक जगह पर अटक जाते हैं कहते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्लैडर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके अंदर मेन क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा यूरिन है, यूरिन पास हो जाता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि हम जो यूरिन है, यूरिन को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ब्लैडर है वो ब्लैडर रिजिड हो चुका है, हमारे वोलेंट्री एक्शंस में ही नहीं आ रहा ब्लैडर। तो अब क्या होगा, वो यूरिन जो हम रोक रहे थे वो कभी भी अनफॉर्चुनेटली क्या होगा, पास हो जाएगा बॉडी से। देन इसके अंदर हमारा आता है कॉन्स्टिपेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए और खाने को आगे नसक पहुँचाने के लिए। तो क्या होता है कि अगर हमारी इंटेस्टाइन की जो मसल्स है, इंटेस्टाइन की मसल अगर रिजिड हो गई तो उसके कारण क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो पाएगी। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगी तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा कि हमारा जो फिकल मैटर है, फिकल मैटर हम बॉडी से पास आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो कॉन्स्टिपेशन इसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में जिसका पहला डायग्नोसिस आता है, डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि इसकी पेशेंट की एग्जामिनेशन की भाई उसको कौन सी डिजीज़ है, हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे। तो इसके अंदर जो पहली डायग्नोसिस आती है वो होती है मेडिकल हिस्ट्री। जो हमारा डॉक्टर है या जिसको हम कह सकते हैं न्यूरोलॉजिस्ट है, वो क्या करेगा, मेडिकल हिस्ट्री के थ्रू डायग्नोज करने में हेल्प करेगा। मेडिकल हिस्ट्री में क्या लेगा, वो भी जैसे जेनेटिक फैक्टर ले सकता है वो कि आपके फैमिली में किसी को पार्किंसंस डिजीज़ है या नहीं है, कोई और डिजीज़ है या नहीं है, उससे उसको क्या वो थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग सकता है। या फिर वो पूछ सकता है कि आप कभी हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या किसी भी एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स के एक्सपोजर में आए हो या नहीं आए हो, उसको थोड़ा अंदाज़ा लग सकता है कि हाँ इस पेशेंट को पार्किंसंस डिजीज़ है या नहीं है। देन आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। जो हमारा न्यूरोलॉजिस्ट है वो क्या करेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखेगा, वो पेशेंट की कंडीशन देखेगा कि भी पेशेंट को ट्रिमर्स आ रहे हैं या नहीं, स्टिफनेस है, या फिर पेशेंट ठीक से बोल नहीं पा रहा, स्पीच प्रॉब्लम है, फेशियल एक्सप्रेशन प्रॉब्लम है, मूवमेंट उसकी स्लो है, या च्युइंग प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो फिजिकल एग्जामिनेशन से भी डॉक्टर थोड़ा बहुत पता लगा सकता है कि इस पेशेंट को पार्किंसंस डिजीज़ है या नहीं है। देन आता है इसके अंदर सिंगल फोटोनेमेशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, जिसको हम स्पेक्ट भी कहते हैं, और इसको हम डोपामाइन ट्रांसपोर्टर स्कैन भी कहते हैं। इसके अंदर इससे भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है पार्किंसंस डिजीज को करने के लिए। इसके अंदर हम रेडियो एक्टिव ट्रेसर होता है उसको क्या करते हैं, बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, वो हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता है और जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर चला जाता है। ब्रेन के अंदर क्या करता है, वो डोपामाइन जो मॉलिक्यूल है, जो डोपामाइन न्यूरॉन है, उनसे अटैच हो जाता है। तो ऐसे कर करके हम क्या कर सकते हैं, इसको इस टेस्ट से भी हम पार्किंसंस डिजीज़ की पता लगा सकते हैं कि पार्किंसंस डिजीज़ किसी पेशेंट को है या नहीं है। देन हम बात करते हैं ब्लड टेस्ट की। ब्लड टेस्ट मेनली हमारा पार्किंसंस डिजीज़ के लिए तो नहीं होता, बट ब्लड टेस्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई और सिम्टम्स है, कोई और हमारे डिजीज़ है तो उसका पता लगा सकते हैं। देन आता है हमारा एमआरआई, इमेजरी टेस्ट, जिसके अंदर हमारे एक्सरे एमआरआई आ सकते हैं। ये भी मेनली पार्किंसंस डिजीज़ के लिए नहीं होते, ये हमारे और अदर कंडीशन को रिवील करते हैं हम कि हमारी बॉडी में कहीं और कोई और कंडीशन या कोई और डिसऑर्डर तो नहीं है।
देन हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इसके अंदर हम जो सबसे पहला वो आता है मेडिकेशन। हमें सबसे पहले इसके अंदर ये जानना जरूरी होता है कि जो पार्किंसंस डिजीज़ है, पार्किंसंस डिजीज़ को हम कम्प्लीटली ठीक नहीं कर पाते, पर जो हमारी मेडिसिन वगैरह होती है उससे हम क्या कर सकते हैं, इसके जो सिम्टम्स होते हैं सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं एक हद तक। तो जिसके अंदर मेडिसिन है जिसको हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी कहते हैं, मेडिसिन के अंदर जो हमारी सबसे पहली ड्रग आती है वो होती है कार्बिडोपा लिवोडोपा। ये क्या होता है, ये दो ड्रग्स है, इन दो ड्रग्स को हम कॉम्बिनेशन में लेते हैं, क्योंकि जो लिवोडोपा होता है मेन ड्रग तो हमारी लिवोडोपा होती है। लिवोडोपा क्या करती है, लिवोडोपा जब हम बॉडी के अंदर एंटर करती है, जब लिवोडोपा बॉडी के अंदर एंटर करती है तो क्या होता है कि लिवोडोपा हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट होती है। ब्लड के अंदर सर्कुलेट होते हुए क्या करती है, इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस कर सकती है। तो जो लिवोडोपा है, लिवोडोपा हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर कर हमारे ब्रेन के अंदर चली जाती है। वहाँ जाकर ये क्या होती है, डोपामाइन में कन्वर्ट हो जाती है। पर इसके पास ये कैपेबिलिटी भी है कि ये हमारे ब्लड के अंदर भी डोपामाइन में कन्वर्ट हो सकती है। तो उसके लिए हम इसको साथ में कार्बिडोपा देते हैं। कार्बिडोपा क्या करती है, कार्बिडोपा ड्रग इसको जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर डोपामाइन के अंदर कन्वर्ट होने से रोकती है। पर कार्बिडोपा के पास ये इनएबिलिटी है कि वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाए। तो क्या होगा, कार्बिडोपा हमारे बीबीबी को क्रॉस नहीं कर पाती और लिवोडोपा क्या करती है, जैसे ही बीबीबी को क्रॉस करती है तो वहाँ पे कार्बिडोपा नहीं होता। तो वहाँ पे कार्बिडोपा नहीं होता, इस वजह से क्या करती है, लिवोडोपा वहाँ पे एकदम से डोपामाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिससे हमारी जो डोपामाइन का जो लेवल कम था वो डोपामाइन का लेवल एकदम से इंक्रीज हो जाता है। तो कार्बिडोपा लिवोडोपा हमारे ऐसे हेल्प कर सकती है। देन इसके अंदर आता है हमारा डोपामाइन एगनिस्ट। तो जो डोपामाइन एगनिस्ट होता है, डोपामाइन एगनिस्ट एक लिवोडोपा की तरह काम तो नहीं करता, मतलब क्या होता है कि ये डोपामाइन के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, पर ये एक डोपामाइन की तरह क्या होगा, डोपामाइन की तरह काम करेगा। जो एक्शन डोपामाइन का था वो एक्शन ये काम करेगा। और ये क्या होता है कि जो हमारी लिवोडोपा जितने इफेक्टिव भी नहीं होते, पर ये एक अच्छी मेडिसिन है जो कि हम पार्किंसन डिजीज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। देन इसके अंदर आता है MAOB इनहिबिटर। जो MAOB इनहिबिटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये मेनली हमारे जो ब्रेन के अंदर डोपामाइन है उसको क्या करते हैं, मेटाबोलाइज कर देते हैं। पर जो ये इनहिबिटर है इसकी क्या होती है, इसकी कुछ एक हमें साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर हमें नोजिया, वोमिटिंग, इंसोम्निया, हेडेक देखने को मिल सकता है। देन इसके अंदर आता है हमारा एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स मेनली किस लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि जो हमारे ट्रिमर्स आते हैं, ट्रिमर्स जो हमारे पार्किंसन डिजीज का जो पहला सिम्टम होता है, ट्रिमर्स के अंदर क्या कर सकता है, ये हेल्प कर सकता है। ट्रिमर्स के अंदर जो हमारे ट्रिमर्स आते हैं, पार्किंसन डिजीज का जो पहला साइन एंड सिम्टम होता है, ट्रिमर्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये हम काफ़ी टाइम से यूज़ करते हैं पार्किंसन डिजीज के अंदर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को। देन इसके अंदर हमारा आता है सर्जिकल प्रोसीजर। जब हमारे अगर मेडिसिन क्या होता है, जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है वो ठीक से काम नहीं कर पाता, तो हम इसके अंदर सर्जिकल प्रोसीजर पे जाते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर में क्या होता है, हमारा डीप ब्रेन स्टिमुलेशन होता है। जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन होता है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स पर इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं और हमारे हार्ट के पास क्या करते हैं, हमारी चेस्ट के पास एक जनरेटर रखते हैं। उस जनरेटर से क्या होता है, सिग्नल्स हमारे उन इलेक्ट्रोड तक जाते हैं, और जब वो इलेक्ट्रोड तक सिग्नल जाते हैं तो हमारे जो ब्रेन के अंदर क्या होता है, जिस पार्ट पर वो लगे हुए हैं वो पार्ट क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। और जो ये सर्जिकल प्रोसीजर है ये मेनली जब हमारी जो पेशेंट लिवोडोपा ले रहा है और लिवोडोपा से उसके थोड़ा बहुत स्टेबल इफेक्ट आ रहा है, तो जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो उस पेशेंट के ऊपर काम करेंगे। बट जिसके अंदर लिवोडोपा से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो उसके अंदर जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है वो हमारा बहुत कम काम करता है। और साथ साथ में जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है ये पार्किंसंस डिजीज को आगे और बढ़ने से रोकता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है या हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ साथ में कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको अगली वीडियो किस पर चाहिए। और साथ साथ में आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड सर्वर पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी हमारे पेज को साथ में फॉलो कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, और इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू। और अगर आपने अब तक वीडियो देखी है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए।